फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। कुछ वीडियोस, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका मैट्रिक्स टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और जो भी आपका डाउट हो वो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ग्रुप में एक दूसरे से पूछो, अगर नहीं होता है तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे ग्रुप में, ठीक है। बट एक बार वो सारे क्वेश्चंस आपस में डिस्कस कर लिया करो। अगर नहीं कोई बताता तो आप पर्सनली सेंड कर सकते हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं सबको एक एक डाउट बता पाऊँ, है ना। तो एक बार आपस में डिस्कस कर लिया करो। उसके बाद अगर आपको नहीं मिलता है सॉल्यूशन तो आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो अगर करना चाहते हो, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप सीरियस कैंडिडेट्स के लिए है जो सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आइगन वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे आगे एक दो टॉपिक है इसी वीडियो में, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बस मैं ये ऐसे ही बता दूंगी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लेना। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो जहाँ पर इनका यूज़ आएगा वहाँ पर आपको ये बेनिफिट ज़रूर देंगे, ठीक है। यही इसमें हम देखेंगे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पढ़नी है, ठीक है। एग्जाम में आपके काम आ भी सकती हैं और शायद इस पर बेस्ड एग्जाम में पूछा ना जाए। एक पॉइंट है जिस पर पूछा भी जा सकता है, लेकिन करना तो है ही, है ना। तो वही है कि आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ नॉट यूनिक। किसी भी मैट्रिक्स के लिए जब आप आइगन वेक्टर्स निकालोगे तो ऐसा हो सकता है कि जो आपके पास आपको जो आइगन वेक्टर मिले वो किसी और को कुछ और मिले। क्यों ऐसा होता है कि किसी भी वैल्यू के लिए अगर आप आइगन वेक्टर निकालते हो तो वो कुछ इस फॉर्म का अगर आ जाता है, मान लो इस फॉर्म का आया है, तो हो सकता है उसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, के कॉमन ले लो, ऐसे भी लिख सकते हो, उसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सबके जो आइगन वेक्टर्स हैं वो अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है। जो आप एक कंप्लीट क्वेश्चन देखना बुक में, ठीक है, एक कंप्लीट क्वेश्चन देखना जिसमें पूरे के पूरे आइगन वेक्टर्स निकाल रखे होंगे, तो कुछ इस टाइप का आइगन वेक्टर आपको मिलेगा। उसे आप ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। तो सबके जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो ज़रूरी नहीं सेम आए, ठीक है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n अलग अलग आइगन वैल्यूज़ हैं किसी भी मैट्रिक्स की। तो इसके लिए जो आइगन वेक्टर होगा वो x1 मान लिया, लैम्डा 2 के लिए जो आइगन वेक्टर होगा वो x2 मान लिया, लैम्डा n के लिए xn मान लिया। ये सारे जो होंगे ये कैसा सेट बनाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के लिए आप मान सकते हो कि अगर आप 3x3 की, वैसे Li जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट जो है ये लीनियर अलजेब्रा में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी वेक्टर्स हैं उनसे आप एक मैट्रिक्स बनाओ। मान लो आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स बनती है, तो अगर उसकी डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाती है तो जितने भी उसके अंदर वेक्टर आपने यूज़ किए हैं वो क्या होंगे, Li होंगे, अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे अगर वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाती है तो, ठीक है। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बट लीनियर अलजेब्रा में, इसलिए मैंने लीनियरली इंडिपेंडेंट कहीं भी मैट्रिक्स में नहीं बताया, वो मैं उसी में ही बताऊंगी। अगर 3x3 की मैट्रिक्स बनती है तो वो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, अदरवाइज वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इतना आप यहाँ पर समझो बस, ठीक है। इफ़ 2 और मोर आइगन वैल्यूज़ आर इक्वल, 2 या 2 से ज़्यादा आइगन वैल्यूज़ अगर आपकी बराबर आ जाती है, मान लिया लैम्डास आपने निकाले, 1 आया, दूसरा भी 1 आ गया और तीसरा 2 आया है, 2 आइगन वैल्यूज़ अगर सेम आ चुकी हैं तो इसके लिए जो इन दोनों के लिए जो आप आइगन वेक्टर्स निकालोगे, हो सकता है वो दोनों Li आए, हो सकता है Li यानी लीनियरली डिपेंडेंट ना आए, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी है, 2 आइगन वेक्टर्स x1 एंड x2 आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल। 2 आइगन वेक्टर आपने निकाले x1 और x2, इनको हम ऑर्थोगोनल तब कहते हैं अगर हम x1 का ट्रांसपोज करें और x2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 0 मिलता है, तो उन दोनों आइगन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल कहेंगे। कब, ये आपको कंडीशन दे रखी है, x1 ट्रांसपोज x2 इक्वल्स टू 0। आइगन वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आपने कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली है और उसका आप आइगन वैल्यू निकाल रहे हो कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज़, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी जो आइगन, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, हमने माना ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो कैसी हैं, अलग अलग हैं, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हैं। इनके लिए जो आपने इनके लिए जो आपने वेक्टर्स निकाले हैं, आइगन वेक्टर्स निकाले हैं, वो दोनों जो हैं वो कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या है, और x1 ट्रांसपोज x2 इक्वल्स टू 0, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास आता है नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में क्या है, किसी भी वेक्टर की आपको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म निकालनी होगी। ए बी सी ये कोई वेक्टर आया, इसकी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म निकालनी है तो आप क्या करोगे, अंडर रूट फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, इनका स्क्वायर करके सम करोगे, जो वैल्यू आएगी उससे इसको डिवाइड कर दोगे, दैट इज नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। जैसे 1 2 3 है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कितना आएगा, अंडर रूट 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 9 और 4 13 और 1 14, तो कितना आता है ये, अंडर रूट 14 आता है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 14 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे। 1 को डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1/√14, ये 3 नहीं आएगा, ये √14 आएगा, यहाँ पर भी, ठीक है। तो 1/√14, 2/√14, 3/√14 आएगा। क्योंकि जो हमने क्वेश्चन जो हमने एक वीडियो में किया था, ये आप देख सकते हो कि जो हमने क्वेश्चन किया था, ये पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन हमने किया था किसी वीडियो लेक्चर में, ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो इसमें जो ये x2 आया हमारे पास, x2 हमारा ये आया है, तो शायद इसको कोई और 100 भी लिख सकता है, 200 भी लिख सकता है। तो सबके लिए क्या है, आइगन वेक्टर्स जो है वो यूनिक कभी नहीं होता है, ठीक है। और भी आप देख सकते हो कि x3 जो आ रखा है 3k 2k k आ रखा है, ये मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कराया है। तो इसे हम 3 to 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो आइगन वेक्टर कभी भी यूनिक नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स थी, इसकी आइगन वैल्यूज हमारी -3 5 आई हैं, तो कोई भी आइगन वैल्यू जितनी बार रिपीट होगी वो उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी, ठीक है। -3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो -3 की मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 2। 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो 5 की जो मल्टीप्लिसिटी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो होगी 1। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी को हम डिनोट कैसे करते हैं, MUL, नीचे A लिखेंगे लैम्डा ब्रैकेट में, कि किसी भी लैम्डा मतलब किसी भी आइगन वैल्यू, कोई भी आइगन वैल्यू जितनी बार रिपीट होगी वो उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। -3 2 बार रिपीट हुई है तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी -3 होगी। 5 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, क्योंकि 5 सिर्फ 1 बार आया है, ठीक है। ये चीज़ आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। फिर आता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब है किसी भी लैम्डा के लिए, ठीक है, किसी भी आइगन वैल्यू के लिए आप जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स निकालते हो उनकी संख्या कितनी होगी। अब ये देखो, ये -3 हमारी आइगन वैल्यू आई, इस आइगन वैल्यू के लिए हमने क्या निकालेंगे, वेक्टर्स निकालेंगे। अब जो वेक्टर्स आएगा, देखो -3 के लिए हमने उसी मैट्रिक्स के ऊपर चल रहे हैं हम, लैम्डा इक्वल टू -3, इस -3 के लिए हमारे पास 2 आइगन वेक्टर्स आए हैं, ये 2 आइगन वेक्टर्स आए हैं, ये दोनों कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 2। मल्टीप्लिसिटी G और लैम्डा, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है कि किसी भी आइगन वैल्यू के लिए जो आइगन वेक्टर्स आते हैं वो कितने वेक्टर्स ऐसे हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट को नहीं गिनेंगे, कितने वेक्टर्स ऐसे हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, उनको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। मतलब एक दूसरे लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है इसका मल्टीपल ये नहीं होना चाहिए, ये 0 3 2 है तो इसका ही मल्टीपल बना करके आप 2 3 4 किसी भी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करके और बहुत सारे बना सकते हो, लेकिन वो सारे क्या हो जाएंगे, इस पर डिपेंड कर जाएंगे। इससे क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इससे ये नहीं बना सकते, इससे ये नहीं बना सकते, ठीक है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वो हो गया, ठीक है। या फिर 3 क्रॉस 3 का अगर आप 3 वेक्टर्स आपके पास बनते हैं तो उन 3 वेक्टर से आप मैट्रिक्स बनाओ, अगर वो नॉन जीरो आती है दैट मीन्स वो क्या होगा, वेक्टर्स तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर वो डिटर्मिनेंट 0 आ जाती है तो वो जो होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे बल्कि डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए निकाला, एक वेक्टर ये निकला, तो ये अकेला ही है, अकेला क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। अकेला वेक्टर हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे ना तो लीनियरली इंडिपेंडेंट बहुत अच्छे से वहीं पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अकेला वेक्टर हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि वो किसी और के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो मल्टीप्लिसिटी जो कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी 5 की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ये अकेला ही है और जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स एक लैम्डा के लिए, ठीक है। एक लैम्डा के लिए -3 के लिए निकाल रहे हो तो -3 के लिए ही सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट
आइगन वेक्टर्स जितने भी होंगे उनकी संख्या हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिया है इसमें रेगुलर आइगन वैल्यू। रेगुलर आइगन वैल्यू क्या होती है? जब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम आइगन वैल्यू की बराबर हो जाए। -3 हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है? 2, तो यानी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारी 2 हो गई। अब -3 के लिए ही हम अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालें, मतलब -3 के लिए हमने 2 वेक्टर बनाए और ये दोनों वेक्टर li हैं, ठीक है, तो इसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो भी कितनी हो जाएगी? 2 ही हो जाएगी। दोनों के लिए हमने सेम आइगन वैल्यू ली है, ठीक है। तो इस केस में हम कहेंगे कि जो रेगुलर आइगन वैल्यू हम उस लैम्डा को बोलेंगे फिर, तो वो -3 जो था वो क्या हो जाएगा? रेगुलर आइगन वैल्यू, ठीक है। बस यही है। वैसे हमारे पास क्या होता है कि जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है किसी भी आइगन वैल्यू की, वो हमेशा बड़ी होती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के। ये याद रखना कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से बड़ी ही होती है, ठीक है। ये रेगुलर आइगन वैल्यू मतलब किसी भी -3 के लिए हमने -3 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार, तो उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इतनी आई। इसके लिए हमने 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स निकाल दिए, x1 x2, दोनों कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 आई। तो जब किसी लैम्डा के लिए, किसी आइगन वैल्यू के लिए एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिक दोनों मल्टीप्लिसिटी बराबर हो जाती हैं, तो उस आइगन वैल्यू को हम कहेंगे रेगुलर आइगन वैल्यू, ठीक है। और मल्टीप्लिसिटी एल्जेब्रिक वाली जब बड़ी हो जाएगी ज्योमेट्रिक वाली से, तो मतलब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से क्या होती है? बड़ी होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना हमेशा। तो इतना ही जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको किसी भी क्वेश्चन में आइगन वेक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं वो पूरा प्रोसीजर आना चाहिए, वो मैंने एक वीडियो में समझा रखा है ऑलरेडी, तो वो वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। कंप्लीट हो चुका है, जितना मैट्रिक्स कराना चाहिए था उतना मैंने करा दिया है। बाकी अगर आगे टाइम मिलेगा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, तो इसके ऊपर अगर पढ़ना होगा तो देखूंगी, जो चीज़ें होंगी वो मैं अपने आप करा दूंगी। बाकी मैट्रिक्स की जो थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, ट्रिग्नोमेट्री की बीएससी की थ्योरी जितनी करनी चाहिए थी उतना कंप्लीट करा दिया है। बाकी अगर उसमें कुछ ऐड और करना होगा तो मैं बाद में कर दूंगी, बट पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि एग्जाम में छोटी चीज़ें ही पूछी जाएंगी, जैसा प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम है उसके हिसाब से। लेंदी है आगे ट्रिग्नोमेट्री का जितना पोर्शन है वो ज़्यादा लेंदी है, इसलिए मैंने वो सब नहीं कराया है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ होंगे थोड़ा बहुत उसके बारे में बता करके बाद में बता दूंगी, लेकिन पहले मैं सोच रही हूँ जो मेन है, जो चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं उससे रिलेटेड चीज़ें कराऊँ, ठीक है। तो पहले मैं वही चीज़ें करा रही हूँ, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ के लिए भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो आपके डाउट्स हो आप पहले ग्रुप्स में पूछिए, अगर ग्रुप्स में नहीं हो पाता है तो आपको लगता है कि मुझसे पूछने की ज़रूरत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछो चाहे टेलीग्राम चैनल पर पूछो, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि उसी से ही मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई स्टूडेंट्स को वीडियो पसंद आ रही है, तो फिर और अच्छा लगता है, मतलब वीडियो लेक्चर्स बनाने का मन करता है कि हाँ भाई और वीडियोस प्रोवाइड करने चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।